नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मांगे माने जाने के बावजूद दिल्ली में हड़ताल पर 15,000 डॉक्टर। चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार ने दी काम पर लौटने की चेतावनी। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 जून को केजरीवाल सरकार का पहला बजट। नियुक्ति विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। मध्य प्रदेश पत्रकार हत्याकांड मामले की जांच एसआईटी को। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद पत्रकार जगेंद्र के परिवार वालों ने खत्म किया धरना। 30 लाख मुआवजा और 2 नौकरियों का मिला भरोसा। सामान्य मानसून की बढ़ी उम्मीद। जून में अब तक 21% ज्यादा बारिश। बाढ़ से असम, तेलंगाना और आंध्र में हालात खराब। और नस्लवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी टिप्पणी। कहा, अमेरिकी लोगों के डीएनए में रंगभेद। नस्लीय हिंसा से आहत ओबामा। दिल्ली सरकार ने 15,000 हड़ताली डॉक्टरों को आज सुबह 11 बजे तक काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। मान लेने के बावजूद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। डॉक्टर अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, वेतन और ड्यूटी का समय तय करने की मांग कर रहे हैं। ये हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन दिल्ली की इस हड़ताल में करीब 15,000 डॉक्टर शामिल हैं, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ओवरऑल फोडा के सारे अगर जो भी मेंबर्स हैं और जितने हॉस्पिटल्स का मिला दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 डॉक्टर्स आर देयर। इन आरएमएल ओनली देयर आर मोर देन 1,500 डॉक्टर्स। डॉक्टरों का कहना है कि वे काम के बोझ, आवास की समस्या और सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। वहीं अस्पताल में मशीनें और जरूरी दवाइयां नहीं हैं। लास्ट 3 महीने में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए हम ये कहें कि जो हमारे लिए कुछ किया गया है या मरीजों के लिए कुछ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है जिसकी वजह से हम लोगों को दोबारा ये स्टेप लेना पड़ रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को जल्दी सुलझाने का भरोसा दिलाया है। अगर कोई भी चीज़ है, हमारा ऑफिस खुला हुआ है, कभी भी आके मिल सकते हैं। मिलने में कोई मनाही नहीं है। अगर जो भी वादे किए गए थे पहली बात तो पूरे किए गए हैं, अगर नहीं किए गए तो उसको दोबारा से देखा जा सकता है। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन इन मांगों का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते वो हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। लेकिन इस हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। अनु दीवान हमारी संवाददाता इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। अनु, माने जाने का आश्वासन मिला, माना जा रहा था मामला खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब हड़ताल जारी रखने की वजह क्या है? बेसिकली प्रीति, दरअसल डॉक्टर्स का कहना ये है कि इनकी ये मांगे कोई नई नहीं थी जिसे दिल्ली सरकार ने माना है। पहले भी दिल्ली सरकार इस तरह के आश्वासन दे चुकी है, लेकिन इनकी मांगे वहीं की वहीं रहती हैं। दरअसल कल इनकी देर शाम तक स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने अपनी सारी मांगे रखी थी। दिल्ली सरकार ने इनको मिनट्स भेजे थे कि क्या क्या मिनट्स हैं, जो मिनट्स हुए मीटिंग के वो सारे भेजे गए थे। जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर हमें मिनट्स मिल जाते हैं तब हम उसके बाद तय करेंगे कि हमें स्ट्राइक खत्म करनी है या नहीं। उनको मिनट्स मिल गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का सीधे तौर पे ये कहना है कि जब तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं होती हैं तब तक वो अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगी, क्योंकि इस तरह के आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन प्रीति, इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं और दिल्ली सरकार के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं। तो यानी यहाँ पे अगर दिल्ली सरकार कोई मांगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को रह जाते हैं और एमसीडी के डॉक्टर्स। तो दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि वो इनको 11 बजे तक का समय देती है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स को, और उसके बाद एमसीडी के हॉस्पिटल्स को भी एक लेटर लिखेगी जिसमें बात करेगी कि ये स्ट्राइक जो है जल्द से जल्द खत्म कराई जाए। और 11 बजे के बाद दिल्ली सरकार जो है इसके ऊपर कुछ एक्शन लेगी कि आगे क्या करना है अगर स्ट्राइक नहीं खत्म होती। बहुत बहुत शुक्रिया अनु आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने मांगे मानी है, लेकिन अभी भी हड़ताली डॉक्टर ये चाह रहे हैं कि केंद्र और एमसीडी की तरफ से उन्हें जानकारी मिले, मांगों को माने जाने का आश्वासन मिले, जिसके बाद वो हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई फैसला लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 जून तक चलेगा। इस दौरान केजरीवाल सरकार जहां 25 जून को बजट पेश करेगी, वहीं विपक्ष नियुक्ति विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली केजरीवाल सरकार का ये पहला बजट सत्र है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 25 जून को बजट पेश करेंगे। 29 और 30 जून को इस पर चर्चा होगी। केजरीवाल सरकार ने जनता से रायशुमारी के बाद बजट तैयार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जो अपना का 24 तारीख तय है, 24 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होगा सदन में, और 24-25 को ही 25 को बजट रखा जाएगा सदन पटल पर। फिर उसके बाद उस पर 29 को चर्चा होगी और 29-30 को चर्चा होने के बाद पारित होगा। उधर विपक्षी बीजेपी के पास केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। इनमें विवादित विज्ञापन, नियुक्ति विवाद और जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला सबसे ऊपर है। जहां एडवर्टीजमेंट के मामले में अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा है, बजट में बड़े प्रावधान रखे जा रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की जहां तक बात है, तोमर के विषय में सरकार रिप्लाई करे, क्योंकि पिछले सदन में वो मंत्री के रूप में बैठे थे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 30 जून तक चलेगा। केजरीवाल सरकार इस दौरान 6 बिल भी पेश करेगी। इनमें वैट संशोधन विधेयक और स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल भी शामिल है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्रों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कल एक बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर स्कूल को लक्ष्य तय करके साल 2022 तक इसे पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, तब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के बीच तालमेल की संभावना तलाशने को भी कहा है। उन्होंने स्कूलों के बीच स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता का सुझाव भी दिया। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने भूमि कानून में बदलाव का विरोध किया है। संशोधित भूमि बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति के सामने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधियों ने कल अपना पक्ष रखा। इन संगठनों ने कहा कि बिना सहमति के किसानों की जमीन नहीं ली जानी चाहिए और सहमति वाला प्रावधान वापस लाने की मांग की। संघ से जुड़े संगठनों ने औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को स्पष्ट करने की भी मांग की है। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी अब बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में अपने लिए 50-50 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदार के मामले पर भी ये दल बीजेपी से स्थिति साफ करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गठबंधन में एकता का दावा करने वाली बीजेपी सहयोगियों के सवाल से असहज जरूर महसूस कर रही है। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की रविवार को हुई कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा पार्टी ने 243 सीटों में से कम 67 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी पेश किया। ये प्रस्ताव उस दिन पारित हुआ जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पटना में मौजूद थे। बीजेपी ने अब अपने इस सहयोगी दल को सलाह दी है। बीजेपी इज लीडिंग द एनडीए अलायंस इन बिहार and the BJP has already declared that we will go into elections without declaring a chief ministerial nominee, and after the elections I think the newly elected legislators of the BJP and the parliamentary board will together decide who the chief minister of Bihar from the BJP should be after winning the elections, after the NDA wins elections in Bihar. लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर दबाव कम करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा में देरी गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने बीजेपी की बिहार इकाई के बड़े नेताओं के मतभेदों की तरफ भी इशारा किया। हमारी पार्टी में कोई मतभेद जैसी स्थिति नहीं है और न हम टकराव की स्थिति बनाना चाहते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए भी एक रास्ता हो सकता है जिसको हमारी पार्टी ने सुझाने का काम किया है। बीजेपी के 2 और सहयोगी गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर भिड़ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बीजेपी के साथ आए जीतन राम मांझी रामविलास पासवान को रास नहीं आते। मांझी रामविलास पासवान की राजनीति और वजूद के लिए खतरा बन सकते हैं। पासवान की मांग है कि मांझी एलजेपी छोड़कर गए लोगों को टिकट न दें, लेकिन मांझी इससे सहमत नहीं। मांझी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके आने से हमारे गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी प्रदेश कमेटी की कुछ चिंताएं थी
जिनको सुझाव के तौर पर उन्होंने हमारे प्रमुख गठबंधन दल के साथी भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने रखा। कुछ नामों को लेकर हमें चिंताएं थी कि अगर इस तरीके के लोग जो कि लोजपा को छोड़ के गए हैं, अगर वो पुनः वापस हमारे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कैडर्स में, हमारी पार्टी के सपोर्टर्स में एक रिएक्शन आ सकता है, जो सुझाव के तौर पर हम लोगों ने रखे। हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी ये समझती है कि चुनाव से पहले गठबंधन सहयोगियों की बयानबाजी महंगी पड़ सकती है, खासतौर पर तब जब सामने वाला गठबंधन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करके एक सुर में बोल रहा हो। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। ललित मोदी विवाद में आरोपों से घिरी वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज को एक बार फिर केंद्र सरकार का साथ मिला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वसुंधरा पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार पूरी तरह उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर 5 सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के साथ सुषमा स्वराज के इस्तीफे की भी मांग दोहराई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गडकरी ने साफ किया कि बीजेपी वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के साथ है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हम उस समय भी वसुंधरा जी के साथ थे, आज भी साथ में हैं। और राजस्थान में वसुंधरा जी ने कोई गलती नहीं की है, ना कोई करप्शन है, कोई इरेगुलरिटी है और ना कोई इलीगल थिंग है। मुझे लगता है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी साथ है। दरअसल आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से नजदीकियों के मामले में वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता की उनसे ये पहली मुलाकात है। गडकरी यहां नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हालांकि विपक्षी कांग्रेस इस मामले पर वसुंधरा राजे के साथ साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर कायम है। प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी शादी की है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ये प्रावधान का उल्लंघन हुआ है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चारों कानून इसमें शामिल हैं। हमारी ये मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए। दरअसल ललित मोदी मामले को लेकर वसुंधरा राजे विपक्ष के निशाने पर हैं। ललित मोदी ने कहा था कि 2011 में ब्रिटेन में रहने की अवधि बढ़ाने के मामले में वसुंधरा राजे ने उनकी इमिग्रेशन अर्जी का समर्थन किया था। साथ ही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह से ललित मोदी के कारोबारी रिश्तों की भी बात सामने आई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर भी ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दिलाने की सिफारिश के आरोप लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने ललित मोदी से मुलाकात पर रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है। पिछले साल जुलाई में लंदन में मारिया ने ललित मोदी से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केपी बख्शी ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि तो की, लेकिन जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मारिया के लंदन जाने और वहां ललित मोदी से मुलाकात की जानकारी नहीं दी गई थी। मैंने ये सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट कहा कि मेरे को ना पहले किसी ने बताया था, ना आने के बाद मेरे पास कोई रिपोर्ट आई थी। अगर लिखित भी आती रिपोर्ट तभी मैं बताता, लेकिन ना तो वर्बली किसी ने मुझे बताया, ना गृह मंत्री ने मुझे बताया, ना कोई रिपोर्ट मैंने देखी। मुंबई में शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 102 हो गई है, जबकि अब भी 46 लोगों को शहर के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें 8 की हालत नाजुक बनी हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 पुलिस अधिकारियों और 4 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग पुलिस हिरासत में हैं। देश में पत्रकारों पर हमले थम नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। दूसरी तरफ पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से मदद के ऐलान के बाद पीड़ित परिवार ने अनशन खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाने के बाद अब मध्य प्रदेश के एक पत्रकार को जलाकर मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। बालाघाट में खनन माफियाओं को पत्रकार संदीप कोठारी का अपने खिलाफ खबरें छापना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कोठारी को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाकर महाराष्ट्र के वर्धा में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया।
मेरा भाई एक स्वच्छ पत्रकार था और ये मैंगनीज माफिया लोग हैं और भूमि माफिया लोग हैं, इनका पेपर में छापा। इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट पुलिस के सहयोग से लिखवाए और उसका आपराधिक रिकॉर्ड बनाए। सारे लोगों ने एक गुट बना के मेरे भाई का मर्डर किए हैं। पुलिस ने पत्रकार की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी अवैध खनन और चिटफंड के कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस ने पत्रकार के अपहरण में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया है। सभी पहलुओं पर इसमें गौर किया जाएगा। विवेचना में बड़ी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता इसमें बरती जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें केस जारी में दर्ज किया जाएगा और आगामी कार्रवाई होगी इसमें। कांग्रेस ने घटना की निंदा की है और राज्य सरकार और प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। प्रशासन, मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ है। कई अधिकारियों ने केस जब उठाया उनका स्थानांतरित कर दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में यह सारा प्रकरण चला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो लोग अपराधी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और हमारे यहाँ प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, प्रेस का सम्मान है, पत्रकार का सम्मान है। यदि कोई घटना हो जाती तो सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई करती है। मीडिया जगत ने भी पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है। हम ये आगाह कर रहे हैं तमाम राज्यों की सरकारों को, ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं पत्रकारों पे हमले की। अगर ये स्थिति नहीं रुकी तो उनको शायद अंदाजा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन कितनी तेजी से चेंज होता है और उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे जगेंद्र के परिवार ने अनशन खत्म कर दिया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देने का ऐलान किया है। पिछले 1 महीने में पत्रकारों पर हमले का ये चौथा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 63 किलो सोना बरामद। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। बात मानसून और बाढ़ की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। महाराष्ट्र में भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई है। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हुए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन बिहार में सूखे की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच राहत भरी खबर यह है कि जून में अब तक 21% ज्यादा बारिश से कमजोर मानसून की आशंका कम हो गई है। असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। असम के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बारपेटा, धेमाजी, तिनसुकिया, लखीमपुर और इसके आसपास के कई इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। बाढ़ से करीब 1600 हेक्टेयर में फसलें डूब गई हैं। स्थानीय निवासी सरकार से मदद नहीं मिलने से नाराज हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिन से हो रही तेज बारिश की वजह से गोदावरी और कृष्णा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। The monsoon activity last 3 days in coastal Andhra Pradesh and Telangana has been very active and vigorous. We have received very heavy rainfalls up to the extent of even 20-23 centimeters in few districts of Telangana, especially Khammam, Warangal. उधर बिहार में सूखे की आशंका के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बैठक कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रदेश में इस बार मानसून ने जोर नहीं पकड़ा है, जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक जून में देश भर में मानसूनी बारिश सामान्य से 21% ज्यादा हुई है। इससे मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद बढ़ गई है। मानसून अगले 2-3 दिन में उत्तर भारत पहुंच सकता है। बीते 2 दिन से उत्तर भारत में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से शॉपिंग या खरीदारी करने वालों के लिए अब एक खुशखबरी है। सरकार ने प्लास्टिक मनी के जरिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को आयकर में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यही नहीं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और रेलवे टिकट बुकिंग के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया है, जिसका दूरगामी मकसद काले धन या बेनामी लेन देन पर रोक लगाना है। इस मसौदा प्रस्ताव पर 29 जून तक जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। विदेशों में जमा काले धन की वापसी के मामले पर सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके तहत काले धन की जानकारी खुद ब खुद जाहिर करने वालों को 2 महीने की मोहलत दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसी महीने के आखिर में या फिर जुलाई महीने में इस बारे में आदेश को अधिसूचित कर सकता है। देश भर में इसके लिए 4 नोडल सेंटर भी बनाए जाएंगे। सीबीडीटी इसके लिए काले धन की जांच के लिए बनी एसआईटी की बातचीत भी कर रही है, ताकि नियमों को और स्पष्ट किया जा सके। दरअसल काले धन से जुड़े कानून पर संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने काले धन की जानकारी जाहिर करने वालों के लिए छोटी समय सीमा का ऐलान किया था। इसके तहत 30% टैक्स और 30% जुर्माना चुकाकर काले धन को सफेद में बदला जा सकता है। संसद से मंजूर हो चुका काले धन पर बना यह कानून अगले साल से लागू होगा। विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रिकॉर्ड 63 किलो सोना पकड़ा है। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। सिंगापुर और मलेशिया से आने वाले यात्रियों से यह सोना जब्त किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सोना इलेक्ट्रॉनिक सामानों में छिपा कर लाया गया था। इस मामले में 55 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 3 समूहों में ये यात्री कुआलालंपुर और सिंगापुर से विमानों में सवार होकर यहां पहुंचे। ये सोना तमिलनाडु में कुछ लोगों को दिया जाना था। All electronic goods, there is a deep concealment of gold, especially made cavities and transformers, electronics item, micro oven, then speakers, all those kind of very deep concealment. They come from Singapore and Kuala Lumpur. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुत्से से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के लिए कुत्सिया का आभार जताया। कार्यक्रम में यूएन के महासचिव बान की मून भी शामिल थे। भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजपथ पर रिकॉर्ड बना और यहाँ विदेशों में सबसे प्रमुख कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ। उसकी ये विशेषता रही कि स्वयं यूएन के सेक्रेटरी जनरल श्री बान की मून, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री सेम कुटेसा और कांग्रेस विमेन तुलसी गबार्ड उसमें उपस्थित हुए। अमेरिका अब भी नस्लवाद से उबर नहीं सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि समाज रातों रात उन सबको नहीं मिटा पाता जो पिछले 200-300 सालों से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दास प्रथा इतिहास की लंबी छाया है जो अब भी हमारे डीएनए का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने माना कि नस्ल को लेकर अमेरिका में हालात उनके बचपन की तुलना में अब बेहतर हो गए हैं। अमेरिका में हाल के दिनों में नस्लवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है। हाल ही में एक अमेरिकी युवा ने दक्षिणी कैरोलिना के चर्च में अंधाधुंध गोली करके 9 लोगों की हत्या कर दी थी। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक गोलीबारी करने वाला शख्स नस्लभेदी सोच से प्रभावित था। खबर पाकिस्तान से, जहां सिंध प्रांत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अब तक 400 लोगों की मौत गर्मी और लू की चपेट में आकर हो चुकी है। हालात को देखते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना को भी लोगों के इलाज में लगा दिया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोग इन दिनों भीषण गर्मी से बेहाल हैं। पिछले 1 दशक में यहाँ सबसे तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी और लू ने बुजुर्ग और बेघर लोगों पर सबसे ज्यादा कहर ढाया है। सबसे बुरा हाल कराची का है। हम अपने ताया को लेकर आए थे और वो गर्मी की वजह से जो है उनको रोज़े रख रहे थे, उसकी वजह से जो है उनको गर्मी लग गई है। बिजली कटौती ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कराची के कई हिस्सों में भारी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लाइट का तो ये परेशान है, हाल है कि लाइट का तो आप
पूछे ही नहीं कि लाइट कब आती है। जाने का तो पता है कि जाती कितनी दफ़ा है, लेकिन आने का नहीं मालूम कि आती कितनी दफ़ा है। हालात को देखते हुए सिंध के सभी अस्पतालों में आपातकाल लगा दिया गया है। सेना भी जगह जगह कैंप लगाकर लोगों के इलाज में जुटी है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तमाम एजेंसियों से हालात पर काबू पाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूरोपीय देश ग्रीस को दिवालिया होने से बचाने की कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की ब्रसेल्स में आज होने वाली बैठक में ग्रीस को मदद देने पर चर्चा होगी। इसके लिए ग्रीस ने भी नया सुधार प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद यूरोजोन ने अगले कुछ दिनों में ग्रीस के साथ समझौता होने की उम्मीद जताई है। राजधानी एथेंस में ग्रीस को यूरोजोन में बनाए रखने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इस बीच ग्रीस सरकार ने नया सुधार प्रस्ताव पेश किया है, जिससे गतिरोध खत्म होने के आसार हैं। इसके तहत ग्रीस सरकार कुछ नए कर लगाकर और खर्चों में कटौती करके अगले 2 साल में करीब 8 अरब यूरो जुटाने की कोशिश करेगी। ब्रसेल्स में यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद ग्रीस सरकार ने इसकी जानकारी दी। Όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για λίγες ώρες, τα επόμενα 2-24 ώρα, ακριβώς διότι δεν επιθυμούμε μια αποσπασματική και περιορισμένη χρονικά συμφωνία. जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के मुताबिक इन प्रस्तावों से कुछ उम्मीद बनी है, लेकिन अब भी गतिरोध खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। Alle Teilnehmer der Diskussion, natürlich auch ich, haben gesagt, wir wünschen uns, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Das, was Griechenland heute vorgelegt hat, ist ein gewisser Fortschritt. फ्रांस ने भी ग्रीस के नए प्रस्ताव का स्वागत किया है। राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक में कोई ठोस नतीजा सामने आने की उम्मीद जताई है। Après ce Conseil de la zone euro et surtout le travail qui a pu être fait ces dernières heures, nous avançons vers un accord. Il reste du travail entre les institutions et le gouvernement grec. ग्रीस को इस महीने के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को करीब $1.5 अरब लौटाने हैं। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता है तो दिवालिया होने के साथ साथ उसे यूरोपीय संघ से बाहर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के नए इमिग्रेशन नियमों की वजह से 30,000 से ज्यादा भारतीय और दूसरे गैर यूरोपीय देशों की नर्सों को देश छोड़ना पड़ सकता है। ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने आगाह किया है कि सालाना 35,000 पाउंड वेतन की नई सीमा से गैर यूरोपीय देशों के 30,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ प्रभावित हो सकते हैं। सत्तारूढ़ सरकार इस मसले पर नए कड़े नियम पेश करने पर विचार कर रही है। इसमें कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन शामिल है। फिलीपींस के बाद भारत दूसरा देश है जहां से काफी संख्या में नर्सें यहां आती हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा रद्द होने की खबर है और बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों की थकान और प्रसारण के मुद्दों को लेकर ये बात सामने आ रही है। भारतीय टीम 7 जुलाई को जिम्बाब्वे जाने वाली थी, जहां उसे 10 से 19 जुलाई के बीच 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने थे, लेकिन फिलहाल जिम्बाब्वे दौरा रद्द होने की खबर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मांगे माने जाने के बावजूद दिल्ली में हड़ताल पर 15,000 डॉक्टर, चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार ने दी काम पर लौटने की चेतावनी। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 जून को केजरीवाल सरकार का पहला बजट। नियुक्ति विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। मध्य प्रदेश पत्रकार हत्याकांड मामले की जांच एसआईटी को। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद पत्रकार जगेंद्र के परिवार वालों ने खत्म किया धरना। 30 लाख मुआवजा और 2 नौकरियों का मिला भरोसा। सामान्य मानसून की बढ़ी उम्मीद। जून में अब तक 21% ज्यादा बारिश। बाढ़ से असम, तेलंगाना और आंध्र में हालात खराब। नस्लवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी टिप्पणी। कहा, अमेरिकी लोगों के डीएनए में रंगभेद। नस्लीय हिंसा से आहत ओबामा।